हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष संस्कृत शिक्षण, हम इकाई प्रथम का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई प्रथम में हम भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, संस्कृत भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र। संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र। अब आपको सबसे पहले शिक्षण के बारे में जानना जरूरी है कि शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाने का तरीका कि हम किस तरह से एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी को जो पढ़ाया जाता है वो किस तरह से पढ़ाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई टीचरों का पढ़ाने का तरीका सरल होता है तो बच्चे उनकी तारीफ करते हैं, और कई टीचरों का जो पढ़ाने का तरीका हार्ड होता है या पढ़ाने का मतलब कि अर्थ नहीं जानते तो उसके बारे में बच्चे कई बार मजाक भी करते हैं, उनकी बातें भी करते हैं। तो हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। यही इसी चीज को एक शिक्षण विधि कहते हैं। एक ही विषय को, एक ही पुस्तक को अगर दो टीचर पढ़ाए तो दोनों टीचरों के पढ़ाने में अलग अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ सरल विधि से पढ़ाता है और कुछ मतलब कि हार्ड विधि से ही पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आज संस्कृत भाषा को अगर पढ़ाना है, तो उसके बारे में कुछ शिक्षण सूत्रों का पता होना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी श्लिष्ट, क्लिष्ट और सहयोगात्मक भाषा है। ये भाषा ऐसी है जो हम जीवन में उपयोग में नहीं लेते, केवल हम विद्यालय के परिसर में ही काम में लेते हैं। वहां पे भी हम प्योर संस्कृत नहीं बोलते। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए एक अंग्रेजी टीचर है या अंग्रेज मीडियम स्कूल होती है, वहां पे अंग्रेजी का माहौल बनता है, तब बच्चा कहीं न कहीं अंग्रेजी सीख जाता है बोलते बोलते। लेकिन संस्कृत को हम कहीं भी उपयोग नहीं लेते, केवल सिर्फ उसका रटन विद्या करते हैं और केवल परीक्षा में लिखने के लिए वो याद की जाती है। इसलिए संस्कृत सीखने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आज संस्कृत टीचरों को एक पढ़ाते समय कुछ शिक्षण सूत्रों का ध्यान रखना जरूरी है। उसी शिक्षण सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण सरल बनाने के लिए, संस्कृत के शिक्षण को सरल बनाने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमिनियस ने इसमें बड़ा योगदान दिया। अब शिक्षण सूत्र वे सरल मार्ग है जिनसे शिक्षण अपने शिक्षण को सफल बनाता है, जिनसे शिक्षक अपने शिक्षण को सफल बनाता है। यानी एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण करवाता है वह ये चाहता है कि मेरा शिक्षण एकदम प्रभावशाली हो, रुचिकर हो, स्थायी हो, लंबे समय तक याद रहे बच्चों को। ऐसा शिक्षण हो, प्रभावकारी हो, बच्चे उसमें आनंद ले, बच्चे उसमें सहभागिता निभाए, सक्रियता निभाए। तो ऐसा मुझे मतलब कि प्रभावशाली शिक्षण करवाना है। तो इन्हीं शिक्षण सूत्रों के माध्यम से ही अब एक संस्कृत टीचर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो शिक्षण सूत्र का पहला पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जो जानकारी है, पूर्व जानकारी है, उन पूर्व जानकारी को लेते हुए हमें नए चीजों को जोड़ते हुए पढ़ाना है। मतलब है कि ऐसी जानकारी जो पूर्व में बच्चा जानता हो, जो उसको ज्ञात हो, हमें उस ज्ञात चीजों को पढ़ाते हुए अज्ञात की ओर ले जाना है, तभी हम उसको पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो हमें संस्कृत पढ़ानी है, संस्कृत में संधि प्रकरण पढ़ाना है, तो संधि प्रकरण में हम विसर्ग संधि पहले नहीं पढ़ा सकते। पहले संधि की परिभाषा पढ़ाएंगे, फिर संधि के प्रकारों के बारे में बताएंगे, फिर संधि में भी माहेश्वरी सूत्र के बारे में बताएंगे, तभी वो उन चीजों से आगे पढ़ पाएगा, आगे समझ पाएगा, अन्यथा वो समझ नहीं पाएगा। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज पहले से ज्ञात हो फिर हमें उसे अज्ञात की ओर ले जाना है। उसके बाद में स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है कि पहला बड़ा रूप दिखाने का, बड़ा रूप यानी पूर्ण से अंश, मतलब बड़ा रूप दिखाओगे तभी उसको उसी बड़े रूप को फिर छोटी छोटी चीजों में बताऊं या उसका छोटा रूप बताऊंगे तो ही उसको समझ में आएगा।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े रूप से छोटे रूप की ओर। उसके बाद में सरल से कठिन की ओर। तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? सरल से कठिन की ओर। यानी पहले बच्चों को सरल चीजें सिखाई जाएगी, उसके बाद ही कठिन चीजें सीखेगा। और कठिन चीजें अगर बाद में सिखाते हैं तो बच्चे उसको धीरे धीरे सीखने की कोशिश करता है। अन्यथा अगर पहले से ही हम कठिन चीजें सिखाने लग जाएंगे तो बच्चा उसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसको वो चीज उस चीज से भय भी खाएगा, जिससे उस चीज को नहीं पढ़ पाएगा, उस विषय वस्तु को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पहले से ही हमें सरल चीजों को बताना जरूरी है। जैसे हमें अगर हम किसी बच्चों को संस्कृत के गद्यांश या पद्यांश का भावार्थ पूछेंगे या किसी लाइन का भावार्थ पूछेंगे तो शायद उसको बताने में दिक्कत आएगी। पहले हम उसको व्याकरण का ज्ञान कराएंगे, व्याकरण से जैसे हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है, संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, इन चीजों को सिखाने के बाद ही हम उसका संस्कृत का गद्यांश या पद्यांश का सरलार्थ पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर यानी जो पहले विशेष हो, विशेष से जो मोटी मोटी चीजें होती है जिनको बच्चे हर बार जानते हैं या उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उन चीजों को पहले बताना है। तभी फिर उसके बाद में उसी विषय से संबंधित हमें छोटी छोटी सामान्य चीजें बतानी, यानी विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आगमन से निगमन की ओर। ये आपके बीएड में कोर्स में दे रखी है, साइकोलॉजी में भी आई होगी। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि किसे कहते हैं? जो आप पे उदाहरणों से नियम बनता है, यानी पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर उदाहरणों के बताने के बाद जैसे 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 4 उदाहरण बताए। 4 उदाहरण को बताने के बाद में बच्चों से ही पूछते हैं कि उन उदाहरणों से आपने क्या सीखा, इससे क्या नियम बनता है, यानी उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाना। ये तो हुई आगमन विधि। निगमन विधि यानी पहले नियम बता दिया जाता है, फिर उस नियम के अकॉर्डिंग हम उसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो आगमन से निगमन की ओर सरल विधि कौन सी है? आगमन से निगमन की ओर, यानी पहले उदाहरण बताओ, पहले हर कार्य को करके बताया है, करके फिर करने के बाद में बच्चों को उससे पूछा जाए कि बच्चा ये तुमने बेटा अपने जो काम किया या ये सीखा, इससे आपने क्या सीखा, आपने इस कार्य को देखकर या पढ़कर क्या नियम बना सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि पहले हम उदाहरण बताया जाए फिर नियम बनाया जाए, यानी आगमन से निगमन की ओर। हम अगर जैसे मान लो समास के बारे में पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो समास में सबसे पहले हम उदाहरण बताया जाए, फिर उदाहरणों से फिर उसके बाद में पूछा जाए कि भाई इसके बारे में ये चीज क्या है और इससे क्या नियम बनेगा। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है छोटे से रूप को बड़ा चढ़ा के बताना, इसको फैला के बताना, उसको विस्तृत रूप में बताना। और संश्लेषण का मतलब होता है बिखरी हुई चीज को समेटना, यानी बड़ी चीज बहुत सारे विस्तारित रूप को एक छोटे से रूप में बताना। तो बच्चा पहले क्या समझेगा कि छोटी सी चीज को यानी बड़े से रूप को उसको विश्लेषण करके बताना, उसको अलग अलग ढंग से बताना। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना है, या मतलब है कि मैं संस्कृत के बारे में बताऊं तो संस्कृत के बाद ग्रामर में बताऊंगा कि जैसे हम कोई भी जैसे प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, पहले प्रत्यय का बड़े रूप बताएंगे, फिर धीरे धीरे उन सभी चीजों को पढ़ने के बाद में समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर अब इसके बाद में अनिश्चित निश्चित की ओर, मतलब है कि अनिश्चित कोई चीज होती है, बच्चा पहले हर डिसीजन पे अनिश्चित होता है, शिक्षार्थी जो होता है हर चीजों पे अनिश्चित होता है, उसका फाइनल या अंतिम परिणाम नहीं होता है। तो हमें अनिश्चित से निश्चित की ओर ले जाना है, यानी अनिश्चित चीजों से निश्चित मतलब है कि नियमों की ओर ले जाना है। उसके बाद में 9वां पॉइंट है ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रशिक्षण। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी हम 5 इंद्रिय होती है, 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आंखों के देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं, नाक से सूंघकर करते हैं, मुंह से बोलकर करते हैं, त्वचा से हम स्पर्श करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यानी 5 इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यानी 5 इंद्रियां अपने किस तरह से होनी चाहिए? अलर्ट होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए।
ध्यान मतलब है कि ध्यान लगाने वाले होने चाहिए, तभी हम उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में शिक्षार्थी को जानकारी होनी चाहिए। 10वां पॉइंट है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, आज का जो वर्तमान युग है वो मनोवैज्ञानिक की तरफ से पढ़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान से तर्क की ओर, यानी बाद में बच्चों को हर चीज के तर्क दिया जाए, मतलब हर चीज का मतलब प्रश्न पूछा जाए कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए आया, इस कारण पूछना ही तर्क कहलाता है। और उस कारण का जब आंसर बच्चों को मिलता है तो उससे संतुष्टि होती है और फिर वो आगे नई चीज सीखने की कोशिश करता है, यानी मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। अब लास्ट अंतिम है प्रकृति का अनुसरण करने का सिद्धांत, यानी जो भी अध्ययन किया जाता है या जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें प्रकृति की विषय वस्तुओं को जोड़ के ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानव है वो प्रकृति की गोद में ही पलता है, वहीं अपने समाज में बड़ा होता है। तो उस समाज के, उस वातावरण के, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही हमें उन चीजों को पढ़ाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये शिक्षण सूत्र आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।